गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 9th क्लास के सिविक्स का 4th चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे इलेक्टोरिक पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब होता है चुनावी राजनीति, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो चुनाव हैं, जो इलेक्शन है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि चैप्टर के अंदर हम कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। In chapter 2, we have seen that in a democracy, it is neither possible nor necessary for people to govern directly. हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा कि डेमोक्रेसी के अंदर ना तो ये पॉसिबल है, ना ये ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो डायरेक्टली गवर्न करें, अपनी शासन डायरेक्टली बनाएं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स इज फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। आज के दिन अगर हम देखते हैं तो सबसे कॉमन जो फॉर्म है वो यही है कि लोग अपने प्रतिनिधि जो होते हैं उनको आगे लेके आए। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड। इस चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि इलेक्टिव जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है। वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई इलेक्शन आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी। हम ये भी देखेंगे कि इलेक्शन जो है वो क्यों यूजफुल और नेसेसरी हैं डेमोक्रेसी के लिए। वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेसी। हम ये भी देखेंगे कि जो इलेक्शन है उनको कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी फंडामेंटल थिंग्स हैं जो डेमोक्रेटिक बना देती हैं। द बेसिक आइडिया हेयर इज टू डिस्कस डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। सबसे जो बेसिक आइडिया है वो यही रहेगा कि हमें पता करना है, डिस्कस करना है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन कौन से हैं और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन किस तरीके के होते हैं, उनके अंदर क्या मेजर डिफरेंस रहता है। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राई टू एसेस इलेक्शन इन द इंडिया इन द लाइट ऑफ दिस यार्डस्टिक। जो इस मेन जो एसएस मूल्यांकन है इसका वो यही है कि हम देखें कि इंडिया के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखते हैं तो इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से यहाँ करवाए जाते हैं। वी टेक अ लुक एट ईच स्टेज ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। हम देखेंगे कि स्टार्टिंग से हर एक स्टेज को हम समझते चलेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले उन बाउंड्रीज को ड्रॉ करेंगे जो जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री हम देखेंगे कि कैसे डिसाइड की जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट तक जो प्रोसेस होता है, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है। एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन। हम हर एक जगह पर देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हो रही हैं और कौन सी चीज़ें डेमोक्रेसी के अंदर, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर होनी चाहिए। टूवर्ड द एंड ऑफ द चैप्टर, जब हम इस चैप्टर के एंड की तरफ चलेंगे, वी टर्न एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर। हम लास्ट तक ये मूल्यांकन करेंगे कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है क्या वो सही तरीके से हो रहा है, फ्री और फेयर हो रहा है। Here we also examine the role of the election commission in ensure free and fair election। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे, ये भी हम लोगों को एग्जामिन करना रहेगा कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है अगर हम बात करते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस के अंदर। तो आगे हम देख लेते हैं बच्चों, एक सिनेरियो दिया गया है जिसके अंदर एक जो लीडर हैं हरियाणा के, उनका वेट किया जा रहा था क्योंकि इसके बाद वो अपना जो प्लेज है वो लेने वाले थे, ओथ जो है उसको लेने वाले थे। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। ये जो ऊपर रिपोर्ट दी गई है ये हरियाणा की स्टेट की असेंबली की दी गई है, जो 1987 के अंदर पब्लिश की गई थी। द स्टेट हैज़ बिकम रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। हम लोगों ने देखा कि ये पूरा स्टेट जो था उसके अंदर कांग्रेस पार्टी वर्क कर रही थी, कांग्रेस पार्टी गवर्न कर रही थी 1982 से पहले। इसके बाद चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट नेम्ड न्याय युद्ध। उसके बाद चौधरी देवीलाल जी ने एक जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया जिसका नाम था न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस।
जस्टिस के लिए स्ट्रगल करना है एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई लोकदल, जिसका नाम था लोकदल। आज के दिन हम इसको किस नाम से जानते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से। हिज पार्टी ज्वाइंड अनदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म ए फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। उन्होंने दूसरी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी थी उनको भी अपने साथ ले लिया और एक फ्रंट ओपन कर दिया कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन के अंदर। इन द इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के अगर अंदर हम देखते हैं, देवीलाल सेड दैट, देवीलाल जी ने कहा था कि इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, गवर्नमेंट वुड वेल द लोन ऑफ द फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस मैन। उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो अपने लोन को माफ़ कर देगी जो फार्मर्स के ऊपर हैं और छोटे बिजनेस पर्सनस के ऊपर हैं। ही प्रोमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। उन्होंने ये वादा किया था कि ये मेरी गवर्नमेंट का पहला कार्य होगा। द पीपल आर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, और उस टाइम जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उससे लोग बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। दे वर आल्सो अट्रैक्टेड बाई देवीलाल प्रोमिस, वो देवीलाल जी के इस प्रोमिस की तरफ भी अट्रैक्ट हुए। सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड, और जब इलेक्शन होते हैं, दे वोटेड ओवरवेल्म्ड, वो बहुत ज़्यादा वोटिंग करते हैं इन फेवर ऑफ लोकदल। लोकदल जो देवीलाल जी की पार्टी थी उसके फेवर में, एंड इट अलायंस, और उनके साथ जो मिली हुई पार्टीज थी उनके लिए बहुत ज़्यादा लोग वोटिंग करते हैं। लोकदल एंड इट्स पार्टनर वॉन 76 आउट ऑफ 19 सीट्स इन द स्टेट असेंबली, और लोकदल जो पार्टी थी और उसके पार्टनर्स ने 76 सीट्स को ऑक्यूपाई किया 90 में से। उसमें से अगर हम लोकदल की देखते हैं तो 60 सीट्स आई थी, जो एक क्लियर मेजोरिटी थी असेंबली के अंदर। द कांग्रेस विल विन ओनली 5 सीट्स, और यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस्ड, जब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन, जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर, और जो एमएलए थे उन्होंने देवीलाल जी को अपना लीडर चुना। द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, और जो राज्यपाल थे उन्होंने आमंत्रित किया देवीलाल जी को नया चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर, 3 दिन के बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था उसके बाद ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। एज सुन एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट issued the government order waived the outstanding loan of the small farmer, agriculture laborer and small businessman। उसके साथ साथ उनकी गवर्नमेंट ने सबसे पहला वर्क यही किया कि जितने भी लोन्स थे छोटे फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर लेबरर के लिए और स्मॉल बिजनेस पर्सनस के लिए, उन सबको रिपेल कर दिया गया। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years, उनकी पार्टी 4 साल तक स्टेट में रूल करती है। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, नेक्स्ट जो इलेक्शन था वो 1991 में हुआ था। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, लेकिन इस टाइम जो उनकी पार्टी थी उसको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, मेजर जो क्लियर मेजोरिटी है वो नहीं मिली। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, दोबारा से उसी तरीके से जैसे पहले थी गवर्नमेंट उसी तरीके से कांग्रेस की ही दोबारा गवर्नमेंट आ गई। वाई डू वी नीड द इलेक्शन, अब हम देखते हैं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों वो मैंडेटरी होते हैं। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर ये मैंडेटरी होता है कि रेगुलरली इलेक्शन होते रहें। वी नोटेड इन चैप्टर 1 दैट देयर आर मोर देन 100 countries in the world in which election take place to choose people's representative। हम लोगों ने देखा था कि 100 से भी ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए इलेक्शन करवाते हैं। वी आल्सो रीड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। हम लोगों ने ये भी देखा था कि बहुत सारी ऐसी भी कंट्री हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन फिर भी वोटिंग होती है। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, लेकिन सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो यही है कि इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। लेट्स ट्राई टू इमेजिन डेमोक्रेटिक विदाउट द इलेक्शन। आओ हम देखते हैं, इमेज करते हैं एक अपने कि अगर
डेमोक्रेसी होती है बिना इलेक्शन के तो वो कैसी रहेगी। और अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। जो रूल है पीपल्स का वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब सभी लोग एक साथ बैठे और हर दिन हर बात पर डिस्कशन किया जाए, उसके डिसीजंस लिए जाए। But as we are already seen in chapter 2, this is not possible in any large community। लेकिन जैसा हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं कि ये लार्ज कम्युनिटी के जो कम्युनिटी होती है वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। नोर इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन टू ऑन ऑल मैटर्स। और ना ही सभी के पास इतना ज्ञान है कि वो हर रोज के मैटर्स को एक परफेक्ट वे में सुलझा सके। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए ज़्यादातर जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही वर्क करते हैं, रूल करते हैं। इज देयर अ डेमोक्रेसी वे इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? क्या ऐसा भी हो सकता है कि डेमोक्रेटिक वे में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं लेकिन उसके लिए इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती? लेट्स थिंक ऑफ अ प्लेस। आओ एक स्थान के बारे में सोचते हैं। वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को एज या एक्सपीरियंस के बेस पे सिलेक्ट किया जाता है। ऑन अ प्लेस वेयर वी चूज ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। एक प्लेस ऐसा जहाँ पर एजुकेशन या नॉलेज के रूप में के बिहाफ पे चूज किया जाता है। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। वहाँ पर ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कौन नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा है। लेट्स से द पीपल टू रिजोल्व दिस डिफ़िकल्टी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि लोग अपने डिफ़िकल्टी को रिजोल्व कर सकते हैं। क्लियरली सच ए प्लेस डोंट रिक्वायर इलेक्शन। तो क्लियरली ऐसे स्थान पर हमें इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? लेकिन क्या हम ऐसे स्थान को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? हमें कैसे पता चलेगा कि अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल्स एज पर द विशेज ऑफ द पीपल? हमें कैसे पता चलेगा कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पीपल्स के विश के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव? और जो लोग ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको पसंद नहीं कर रहे, उनके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज दैम इफ दे विशेस टू डू सो। हम यहाँ पर एक नए मैकेनिज्म को देखते हैं जिसके अंदर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन भी सकते हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद, और अगर चाहें तो उसके अंदर बदलाव भी कर सकते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। इसी मैकेनिज्म को इलेक्शन कहा जाता है। देयरफॉर इलेक्शन आर कंसिडर एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो आज के दिन की जो डिमांड है डेमोक्रेसीज की, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज की, उसके अंदर इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइस। इलेक्शन के अंदर वोटर्स को बहुत सारी चॉइस मिलती हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। वो उनको चुनेंगे जो उनके लिए कानून बनाएंगे। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वो उनको चुनेंगे जो उनके लिए गवर्नमेंट बनाएंगे और उनके लिए मेजर डिसीजन लेंगे। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो ऐसी पार्टीज को चुनेंगे जो अपने गवर्नमेंट को गाइड करें कि किस तरीके से हमें गवर्न करना है और किस तरीके से हमें लॉ बनानी है। हु मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेसी? कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बना देती है? इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वे। इलेक्शन बहुत तरीके से करवाए जा सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन। सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर हम इलेक्शन देखते हैं, इलेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ
इलेक्शन। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ पर भी हम लोगों को इस तरीके के इलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। हाउ डू वी डिस्कस डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन? कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, कौन सी बिना डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 2। इस चीज को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर। वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल ऑफ countries where election are held but they can't really be called democratic election। हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत सारे देशों के अंदर इलेक्शन होते हैं लेकिन फिर भी उन इलेक्शनों को या फिर उन कंट्रीज को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते। लेट्स रिकॉल, आओ हम दोबारा देखते हैं व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और हम उन चीज़ों को भी देखते हैं जो सिंपल लिस्ट है एक, जिसके अंदर मिनिमम कंडीशन दी गई है कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन कैसे होने चाहिए। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। फर्स्ट कि सभी के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी चॉइस को आगे लेके आ सके। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, कि सभी के पास एक वोट होनी चाहिए और सभी की वोट की एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। और दूसरी चीज़ है जिससे हम किस तरीके से चुन सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर। पार्टीज और कैंडिडेट वो एक फ्री कॉन्टेस्ट करवाते हैं इलेक्शन के अंदर और वोटर्स को बहुत सारी चॉइस मिलती हैं, उनके पास बहुत सारी पार्टीज में से कोई पार्टी चुनने का ऑफर होता है। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। ऐसा नहीं है कि एक बार ही चुनाव हो गया, एक बार हम लोगों ने एक पार्टी को चूज कर लिया तो वो लंबे टाइम तक चलेगी या फिर सदा तक चलेगी। थर्ड जो पोर्शन है यही है कि किस तरीके से रेगुलर इंटरवल के अंदर हमें ये चॉइस मिलती रहती है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलर आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। कुछ समय के बाद इलेक्शन होते रहते हैं। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। और जो पर्सन प्रेफर किया जाता है, जो कैंडिडेट प्रेफर किया जाता है लोगों के द्वारा, मतलब जिनकी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी जाती है वही इलेक्टेड पर्सन होते हैं जिनको मेजोरिटी मिलती है। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। जो सबसे लास्ट है वो यही कि जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए, वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। और ऐसे लोगों को वो चुने जिनको वो सच में चाहते हैं चुनना। दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन। ये चीज़ें बहुत ही आसान और बहुत ईजी कंडीशंस आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, बट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर इन चीज़ों को पूरा नहीं किया जाता। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशन टू द इलेक्शन हेल्ड इन आवर ओन कंट्री। इस चैप्टर के अंदर हम इन चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे देश के अंदर जैसे इलेक्शन होते हैं, इफ़ वी कैन कॉल देम डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि क्या हम उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोल सकते हैं। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या ये जो कॉमन पर्सन है उनके लिए अच्छा होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन हो। इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शन का मतलब ही सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म। ये कंपटीशन बहुत सारी फॉर्म्स में होता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म ऑफ द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टी। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होता है वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। एट ए कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब जिस स्थान से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाना है, उस लेवल पर अगर देखते हैं, इट टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट। सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर कंपटीशन होता है। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बी बिकम पॉइंटलेस। अगर किसी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन जो है वो पॉइंटलेस हो जाएगा, वह महत्वहीन हो जाएगा। बट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। लेकिन क्या ये बहुत अच्छा है कि पॉलिटिकल कंपटीशन हो।
क्लियरली एंड इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। सीधी बात है कि जो इलेक्शन कंपटीशन होता है उसकी बहुत सारी डिमेरिट्स आपको देखने को मिलेंगी। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फंक्शनलिज्म ऑफ एवरी लोकेलिटी। यह हमारी जो डिसयूनिटी है उसको शो करता है और एक भेदभाव की फॉर्म जो है वो लेके आता है हमारी लोकेलिटी के अंदर। लोग पार्टियों के आधार पर बट जाते हैं। यू वुड हैव हियर द पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन आवर लोकेलिटी। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार पार्टी पॉलिटिक्स होती रहती है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर होते हैं वो एलिगेशंस लगाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरी पार्टी के ऊपर। पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। और पार्टी और कैंडिडेट कई बार जो डर्टी ट्रिक्स होती हैं वो भी यूज करते हैं इलेक्शन को विन करने के लिए। सम पीपल सेज दैट, कुछ पीपल बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डजंट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेट। कुछ लोगों का मानना है कि इस तरीके की जो पॉलिटिकल फाइट होती है ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियरी नहीं है। सेंसिबिलिटी लोगों की खत्म हो जाती है। सम गुड पीपल हु, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं, हु मे विश टू सर्व कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरन। जो मानते हैं कि अगर हमें कंट्री को सर्व करना है तो हमें इस तरीके के एरन नहीं बनाने चाहिए, इस तरीके के अखाड़े नहीं बनाने चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। दे डोंट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। वो नहीं चाहते कि इस तरीके का अनहेल्दी कंपटीशन हो। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों को भी इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता था। येट दे ऑप्ट फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शन एज द वे ऑफ सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर। लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऑप्शन रखा कि हम फ्रीली जो कंपटीशन है वो हो सके इलेक्शन के अंदर और हम हमारे फ्यूचर लीडर को चुन सकें। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन द लॉन्ग रन। उन्होंने ये देखा क्योंकि यही सिस्टम है जो बेटरली वर्क कर सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड, अगर हम आइडियल वर्ल्ड की बात करते हैं, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो what is good for the people and are motivated only by the desire of to serve them। सभी लीडर्स को पता रहता है कि हमारे पीपल्स के लिए क्या अच्छा है और वो उन्हीं चीज़ों से मोटिवेटेड होते हैं कि लोगों को किस तरीके से सर्व करना है। पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। लेकिन ऐसे आइडियल वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होता। बट दिस इज नॉट द रियल लाइफ, बट दैट इज नॉट व्हाट हैपन इन रियल लाइफ। और ये चीज़ें रियल लाइफ के अंदर ऐसे नहीं होती जैसे हमें इन चीज़ों के अंदर या फिर पॉलिटिक्स के अंदर दिखाया जाता है। पॉलिटिकल लीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पॉलिटिकल लीडर चाहे वो कहीं के भी हों, लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल, दूसरे प्रोफेशनल की ही तरह, आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर। वो मोटिवेटेड होते हैं अपने पॉलिटिकल करियर को आगे ले जाने की इच्छा की वजह से। दे वांट टू रिमेन इन पावर एंड टू और गेट पावर और पोजीशन फॉर देमसेल्फ। वो अपने लिए पावर चाहते हैं, अपनी पोजीशन चाहते हैं और उसको एक्वायर करना चाहते हैं। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, और वो अच्छी तरीके से लोगों को सर्व करें, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ डिपेंड करती हैं कि वो कितनी सेंस रखते हैं अपनी कर्तव्य के प्रति। बिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल, यद्यपि अगर वो चाहते भी हैं लोगों को सर्व करना, दे मे नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो। वो नहीं जानते कि अगर हमें सर्व करना है तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा। और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच दैट व्हाट द पीपल रियली वांट, और हो सकता है जो उनके आइडियाज़ हो वो उनसे मैच ना करें जो लोग चाह रहे हैं उनसे। हाउ डू वी डील विद द रियल लाइफ सिचुएशन, ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन से हम कैसे डील करेंगे।
वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। एक इसका तरीका यह हो सकता है कि हम नॉलेज और कैरेक्टर को इन्हेंस करें, इम्प्रूव करें जो पॉलिटिकल लीडर्स का है। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज टू सेट अप द सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग सो। दूसरा जो इससे ज़्यादा रियलिस्टिक तरीका वो यही है कि पॉलिटिकल लीडर्स को हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवार्ड दिया जाए, अगर वो ऐसा नहीं कर पाए थे तो उनको पनिश किया जाए। हु डिसाइड दिस रिवार्ड एंड पनिशमेंट? हम देखेंगे कि कौन वो पर्सन है जो रिवार्ड और पनिशमेंट देते हैं। द सिंपल आंसर इज द पीपल। अगर हम इसका सिंपल आंसर देखते हैं तो वो लोग होते हैं जो सिटीजन्स होते हैं। दैट इज व्हाट इलेक्शन कंपटीशन डज। ये वही है जो इलेक्शन कंपटीशन में किया जाता है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इन्वेंटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। जो रेगुलरली कंपटीशन होता रहता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, उसी के साथ नई नई जो पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर हैं वो इन्वेंट होते रहते हैं। दे नो ऑल इफ दे राइज इशू दैट पीपल वांट टू बी राइज। वो जानते हैं उन इश्यूज को जो पीपल्स उठाना चाहते हैं, सिटीजन उठाना चाहते हैं। देयर पॉपुलरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और ऐसे में ऐसे लोगों का नेक्स्ट इलेक्शन में जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स, लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं वोटर्स को सेटिस्फाई करने के में विद देयर वर्क, उनके वर्क के साथ, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, वो दोबारा नहीं जीत पाएंगे। So if a political party is motivated only by the desire of the to be in power, तो ऐसे में अगर एक पार्टी सिर्फ उसका मोटिवेशन ये है कि वो पावर को गेन करके रखे, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल, तब भी उसे लोगों की सेवा करनी होगी, उनकी हेल्प करनी होगी, उनके लिए अच्छे कानून बनाने होंगे। दिस इज अ बाइट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। ये उसी तरीके से है जैसे हमारी मार्केट वर्क करती है। इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, यद्यपि जो शॉपकीपर है उसका इंटरेस्ट सिर्फ अपने प्रॉफिट में होता है। ही इज फोकस्ड टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर, वो फिर भी अच्छी सर्विस देना चाहता है कस्टमर को। इफ ही डजंट द कस्टमर विल गो टू द अनदर शॉप, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कस्टमर दूसरी दुकान पे चला जाएगा। Similarly, political competition may cause division and some ugliness. इसी तरीके से पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर भी कुछ डिविजन्स हैं, कुछ अगलीनेस हैं, बट इट फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर टू सर्व पीपल। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि यही चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं लोगों को, उनके पॉलिटिकल पार्टीज को उनके ड्यूटी रियलाइज करवाने में और लोगों की हेल्प करवाने में। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? अब हम देखते हैं कि अगर इलेक्शन हो रहा है तो इंडिया में किस तरीके का इलेक्शन होता है। कैन वी सी दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक? क्या हम बता सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक वे में होते हैं? टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लेट्स टॉक टू लुक एट हाउ इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया। आओ हम देखते हैं कि इलेक्शन कैसे होते हैं इंडिया के अंदर। लोकसभा एंड विधानसभा, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर। लोकसभा और विधानसभा के अंदर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। आफ्टर 5 ईयर द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एन एंड। 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली जो इलेक्टेड पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है। द लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड डिजोल्व। यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा खत्म हो जाती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं, मतलब उनकी जो वैलिडेशन थी वो वहीं तक थी। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम। सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर सेम टाइम पे इलेक्शन करवाए जाते हैं, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। या तो वो एक ही दिन कंप्लीट हो जाते हैं अगर छोटा एरिया है तो, अगर बड़ा एरिया है तो
कुछ दिनों के कुछ चरणों के अंदर उनको कंप्लीट कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड द जनरल इलेक्शन, उसी को जनरल इलेक्शन बोला जाता है। समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। कई बार किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही इलेक्शन करवाया जाता है जिसका मेन पर्पज उस वैकेंसी को फिल करना है जो या तो डेथ की वजह से या रेजिग्नेशन, किसी मेंबर ने रेजिग्नेशन अगर दे दिया है तो उसको फिल करने के लिए किया जाता है। दिस इज कॉल्ड अ बाई इलेक्शन, इसी को उपचुनाव बोला जाता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल फोकस द जनरल इलेक्शन, हम जनरल इलेक्शन के अंदर फोकस करेंगे। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाती है उनके बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टेड 90 MLAs, हम लोगों ने देखा कि पीपल्स ऑफ हरियाणा जो हैं वो 90 MLAs को इलेक्ट करते हैं। वी मे हैव वंडर हाउ दे डिड दैट, हमें यह भी ये जान के हम हैरान होंगे कि वो कैसे इलेक्शन करते हैं। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs, क्या ऐसा हो सकता है कि हरियाणा का हर एक पर्सन 90 MLAs को अलग अलग वोट करे? यू परहैप्स नो दैट दिस इज नॉट द केस, मे बी आप सभी को पता है बच्चों, क्योंकि आप 9th क्लास के बच्चे हो, तो इलेक्शन ऐसे नहीं होता, ये रियल सेंस में ऐसे नहीं होता। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हम देखते हैं कि एरिया बेस्ड जो सिस्टम होता है वही से रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया ऑफ पर्पज ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के पर्पज से डिफरेंट जो एरिया है उनमें बांट दिया जाता है पूरे के पूरे कंट्री को। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन्हीं एरियाज को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। द वोटर हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग उस एरिया के अंदर रहते हैं वो एक जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट करके आगे भेजते हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लोकसभा के इलेक्शन के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई हैं। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन MP, जो लोग वहां से चुने जाते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MP बोला जाता है। वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड बी इक्वल वैल्यू, और अगर हम देखते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो यही है कि हर एक वोट की वैल्यू सेम होगी। दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग इन इट, और यही कारण है कि हमारे संविधान के अंदर बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांट रखा है जहां पर रफली इक्वल पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसी तरीके से ऐसी जो लेजिस्लेचर असेंबली के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं वो होती हैं एक स्टेट के अंदर। इन दिस केस, इस केस के अंदर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, और एन MLA या उसको MLA बोला जाता है। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन अ सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आ जाती हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन, सेम चीज़ें म्यूनसिपल और जो पंचायती राज होता है उसके अंदर इम्प्लीमेंट की जाती हैं। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड, हर एक विलेज या टाउन को डिफरेंट वार्ड्स के अंदर भी बांटा जाता है जिनको हम लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बोल सकते हैं। दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो सेम उसी तरीके से होती हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी, हर एक वार्ड से एक पर्सन को या तो विलेज से, मतलब अगर विलेज में है तो विलेज से एक पर्सन को उस वार्ड से सिलेक्ट किया जाएगा, अगर अर्बन एरिया है तो वहाँ से किसी
अर्बन पर्सन को इलेक्ट किया जाएगा। सम टाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। बहुत बार इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आप लोगों ने पॉलिटिकल वे में देखा होगा तो सीट्स के नाम से जाना जाता है। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट्स 1 सीट इन द असेंबली। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हर एक सीट को असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हेन यू से दैट लोकसभा वोन 60 सीट इन हरियाणा। जब हम बात करते हैं लोकदल, जो जननायक लोकदल पार्टी है, उन्होंने 60 सीट ऑक्यूपाई की हैं। इट मीन्स दैट कैंडिडेट ऑफ लोकदल वोन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट एंड दस लोकदल हैड 60 MLA इन द स्टेट असेंबली। ऐसे में हम लोगों ने देखा कि 60 ऐसे पर्सन थे जो लोकदल पार्टी से खड़े हुए थे और उन्होंने विन किया है, और ऐसे 60 MLA आपको स्टेट असेंबली में देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है बच्चों। गुलबर्ग जो कर्नाटका के अंदर है उसको दिखाया गया है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि गुलबर्ग है कहाँ पर। यहाँ पर जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसको दिखाया गया, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट गुलबर्ग है। डिस्ट्रिक्ट गुलबर्ग के अंदर देखिए आपको अलग अलग आइडेंटिफाई करने होंगे कि किस तरीके से। यहाँ पर पहले डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री दिखाई गई है, ध्यान से देखिए बच्चों। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को हम देख लेते हैं। जो रेड से शो की गई है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। पेन यहाँ से पिक नहीं हो रहा, सॉरी फॉर दैट थिंग। यहीं से हम देख लेते हैं बच्चों, जो रेड आपको दिखाई दे रही है वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री की अगर हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात अगर हम करते हैं तो ये जो छोटी छोटी आप लोगों को 8 दिखाई दे रही हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली हैं। इसी के अंदर जो गुलबर्ग लोकसभा है उसको अगर हम देखते हैं तो जो येलो कलर में आप लोगों को दिखाई गई है उसको वो पूरी की पूरी लोकसभा की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो आप देख सकते हो लोकसभा की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रफली 8 या 9 आप लोगों को ऐसी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलेंगी जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उनको मिलाकर अगर हम देखते हैं तो वो एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। यहाँ पर जो ग्रीन एरिया दिखाया गया है वो डिस्ट्रिक्ट का तो पार्ट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका पार्ट नहीं है। तो मे भी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई। अब हम देखेंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ये सीट रिजर्व है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम यही देखेंगे बच्चों कि ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं ये किस बेस पे होती हैं और क्या इनको बनाना जरूरी है। इन्हीं चीज़ों को आगे समझेंगे बच्चों। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।